इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अगला टॉपिक है नजदीक से एक नजर गौंड समुदाय। गौंड जनजाति वो जनजाति थी जिसने समय के साथ अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनके जो सरदार थे वो राजा बन गए जब उन्होंने ब्राह्मणों की सहमति से नई नई उपाधियां धारण की। देखिए सब कुछ कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जो गौंड जनजाति है जहां पर इनका बाहुल्य था वो प्रदेश कहलाया गोंडवाना। गोंडवाना या गोंडवाना कुछ भी कह सकते हैं आप। गौंड जनजाति का जहां पर बाहुल्य था, और आप लोग चित्र के अंदर देख सकते हैं नर्मदा नदी के दक्षिण के अंदर का जो इलाका है वहां पर गोंडवाना राज्य है, रेखांकित किया हुआ है। ये सारी बातें आपको पता रखनी। इसका कार्य क्षेत्र, इसका जो साम्राज्य था, वास्तव में ये सारा जो गोंडवाना प्रदेश था वहां पर ये जंगल का इलाका था, वन प्रदेश था, और वन प्रदेश के अंदर ज्यादातर लोग करते थे स्थानांतरित खेती। याद रखना, स्थानांतरित खेती के बारे में आपने पढ़ रखा है, फिर भी आपको बता दूं उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं बेटा। और एक जगह पर पहले क्या करते थे कि हम थोड़ा सा हिंट में लिख देते हैं। स्थानांतरित खेती कैसे होती है? सबसे पहले जंगल को साफ किया जाता है, और जंगल को साफ करने के दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वनस्पति को काटा जाता है, काटना, और उसको फिर जलाया जाता है। काटना व जलाना, स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन खेती कहते हैं इसको। जंगल को साफ किया जाता है, फिर इसको काटा जाता है, जलाया जाता है। जला करके जो राख होती है उस राख का खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। राख का खाद के रूप में प्रयोग होता है, और फिर वहां पर बीजों को बिखेर कर खेती की जाती है। बोते नहीं है, बीजों को बिखेर देते हैं, बीजों को बिखेर कर खेती होती है। और जब फसल पक जाती है उस फसल को लेकर के लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं। देखिए उपज लेने के बाद, उपज मतलब फसल जो प्रोडक्शन है, उपज लेने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है या जगह छोड़ दी जाती है, ताकि वो 2-3 साल छोड़ दी जाती है, ताकि 2-3 साल या 4 साल के बाद में वापिस वो उपजाऊ हो सके। तो ये है स्थानांतरित खेती। याद रखना स्थानांतरित खेती क्या है। ये खास करके जंगल में लोग ज्यादा करते हैं। एक जगह को वनस्पति को काटते हैं, जलाते हैं, उसकी जो राख होती है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं उपज लेने के बाद में। तो जो गोंडवाना के अंदर जो गौंड जनजाति थी वो मुख्य रूप से वन प्रदेश में रहती थी, इसलिए वो कैसी खेती करती थी? स्थानांतरित खेती, जिसको आप कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। याद रखना, शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह पर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये है गोंडवाना, नर्मदा नदी के दक्षिण का इलाका जहां पर गौंड जनजाति निवास करती थी। अब हम गौंड जनजाति जो है वो पूरी की पूरी गौंड जनजाति कुलों के अंदर विभाजित थी। याद रखना, गौंड जनजाति किसके अंदर? इसका कुल थे अलग अलग। हमने पहले भी बताया कि जनजातियां अपने कुलों या कबीलों में बटी हुई थी, तो ये सारे के सारे कुलों के अंदर विभाजित थे। इनके अलग अलग कुल थे। हर कुल का एक राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का एक राय या राजा होता था। देखिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सरल भी है। गोंडवाना है ना, कई बार प्रश्न आता है इसमें से। कुलों में विभाजित थे, कुल का एक राजा या राय होता था। अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखी थी, हमने मुगल साम्राज्य के अंदर उसका जिक्र किया था। अकबरनामा के अंदर यह बताया जाता है कि जो गढ़कटंगा साम्राज्य था उसमें 70,000 गांव थे। देखो अकबरनामा में इस बात का जिक्र है। अकबरनामा में इस बात का जिक्र है कि जो गढ़कटंगा साम्राज्य था, याद रखना गढ़कटंगा, उसके अंदर 70,000 गांवों का जिक्र है। कितने गांव थे बेटा? 70,000 गांव गढ़कटंगा में। अकबरनामा इस बात को बताता है। तो इसका मतलब इनका जो साम्राज्य है वो बहुत ही बड़ा था, और इनकी जनसंख्या भी उस समय दूसरी जनजातियों की बनस्पत 70,000 गांव, मतलब
अगर एक गांव में आप 100 भी जानो तो 70,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बड़ी जनसंख्या होगी। अब हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, गोंडों की प्रशासनिक व्यवस्था, गोंड जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, क्या प्रशासन था इनका। तो देखिए, गोंड राज्य जो है वो गढ़ों में था। गोंड राज्य पूरा यहां पे लिखता हूं मैं, गोंड राज्य गढ़ों में विभाजित था, गढ़ बने हुए थे। गोंड राज्य पूरा गढ़ों में विभाजित था। ये जो गढ़ थे वो कुल में विभाजित थे, गढ़ थे वो कुल में विभाजित थे। कुल है जो बहुत सारे गांवों का मिलाकर के उनका एक कुल होता था कि भाई ये हमारा कुल है, इतने सारे गांव है, हम एक ही परिवार के, एक ही कुल के। तो कुल जो है वो फिर 84 में बटे हुए थे, याद रखना। कुल जो है वो किसमें, 84 में बटे हुए थे। 84 का मतलब यहां पर 84 गांवों से, 84 गांव की एक इकाई थी, इसको 84 कहा जाता था, सिंपल है। फिर जो 84 है वो बरहोतों में विभाजित थे। बरहोत मतलब 12 गांव की एक इकाई, 12 गांव। लेकिन इन सब का जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत प्रशासन था। पूरा जो है वो सारा देख रेख एक राजा के अधीन था। तो प्रशासन कैसा था, केंद्रीकृत था, मतलब एक राजा के अधीन था प्रशासन। देखिए, दो तरह के प्रशासन होते हैं, एक तो केंद्रीकृत होता है बेटा, एक होता है विकेंद्रीकृत। राजा मुख्य था। देखिए, जहां पे राजतंत्र था वहां पे केंद्रीकृत था। सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में जब निहित हो जाती है, जो वो कहता है वही होता है, उसको हम कहते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। और इसके अंदर वी लगा दूं मैं, वी केंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन। तब शक्तियों का विभाजन हो जाता है, जैसे कि आज का लोकतंत्र, शक्तियां स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी में संविधान के द्वारा बटी हुई थी। लेकिन उस समय लोकतंत्र तो नहीं था। तो गोंडों का जो प्रशासन है वो कैसा था, केंद्रीकृत था। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इनका प्रशासन है तो गोंड राज्य गढ़ों में विभाजित था। गढ़ कुलों में, कुल 84 में, 84 बरहोतों में, 84 84 गांव, बरहोत 12 विलेजेस, 12 गांवों की इकाई थी। अब क्या हुआ, जो गोंड राजा थे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली। जब गोंड राजाओं ने शक्ति बढ़ा ली तो उन्होंने ब्राह्मणों से स्वीकृति मांगी अपने आप को जो राजपूत वर्ग में शामिल, शासक वर्ग में शामिल करने के लिए। शासक वर्ग इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ। कैसे हुआ देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। पहले फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम गोंड साम्राज्य को ही आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब गोंड सरदार ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया। उनके मन में नई जिज्ञासा पैदा हुई शासक वर्ग में शामिल होने की। तो गोंड सरदार गोंड सरदारों का जब प्रभुत्व बढ़ा तो वो शासक वर्ग में शामिल हुए और उन्होंने ब्राह्मणों की स्वीकृति से स्वयं को राजपूत वर्ग में शामिल कर लिया। ये बात आप ध्यान में रखना है। जब राजपूत वर्ग में शामिल हो गए तो इनके जो फॉलोवर्स थे, है ना, तो गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति जो है वो समाज की विभिन्न जातियों में, समाज की विभिन्न जातियों में इनका समावेश हो गया। सभी तो नहीं हुए, लेकिन जो जो इनको फॉलो करते थे वो अलग अलग जातियों के अंदर जो है अपने आप को उन्होंने मिला लिया कि हम इस तरह से यहां पे काम कर रहे हैं, तो हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस तरह से। लेकिन मजे की बात यह देखिए, इनके जो नाम थे वो भी बदल गए। कैसे कि गढ़कटंगा के अंदर, गढ़कटंगा का जो गोंड राज्य था वहां का शासक था अमनदास। अमनदास ने उपाधि धारण की संग्राम शाह की। देखिए, अमन का मतलब शांति होता है, लेकिन अमन से क्या बन गए, ये संग्राम बन गए, युद्ध करने वाले। तो इन अमनदास ने कौन सी उपाधि धारण की, संग्राम शाह की। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद में इन्होंने अपने पुत्र, अमनदास का पुत्र था दलपत,
पुत्र दलपत की शादी महोबा की चंदेल राजकुमारी, चंदेल राजपूत, याद रखना, महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से की। अब देखो, थे जनजाति, शादी कहां की बेटी की? राजपूतों में, महोबा के चंदेल। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अपने आप को राजपूत वर्ग में शामिल करने के लिए अपनी शक्ति का पहले विस्तार किया, ब्राह्मणों से स्वीकृति ली और उसके बाद में जो वैवाहिक संबंध थे वो दूसरे साम्राज्य के अंदर स्थापित किए। चंदेल शासक नाम था सालवाहन, है ना, चंदेल शासक सालवाहन की पुत्री थी दुर्गावती, सालवाहन, सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से शादी की। अब होता क्या, दलपत की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है, दलपत का एक छोटा पुत्र होता है वीर नारायण, जो 5 वर्ष का होता है। और उस समय जो है मुगलों का आक्रमण होता है आसिफ खान के नेतृत्व में। बहुत जग प्रसिद्ध लड़ाई है ये रानी दुर्गावती की। गोंडवाना की हार होती है, लेकिन दुर्गावती की वीरता के किस्से जो है वो अमर हो गए। 1565 में आसिफ खान द्वारा, 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में, 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों द्वारा गोंडवाना पर आक्रमण होता है। याद रखना आप, 1565 याद रखना है। 1565 रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की प्रतिनिधि के रूप में युद्ध करती है, क्योंकि दलपत की पहले ही मृत्यु हो जाती है। रूप में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होती है और गढ़गटंगा जो है वो मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है। वीर गति को प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो गढ़गटंगा और मुगलों का संघर्ष था उसकी कहानी है। 1565 मुगल सेनापति आसिफ खान, गोंडवाना पर आक्रमण, दलपत था नहीं तो उसकी जो रानी थी वीर नारायण, वो अपने पुत्र, उसकी रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में वो युद्ध लड़ती है। रानी दुर्गावती का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। अब आक्रमण होता है, गोंडवाना हार जाता है, तो यहां का जो शासन है वो चंद्रशाह को दे दिया जाता है। शासन जो है वो चंद्रशाह, इनके रिश्तेदार चाचा थे इनके, चंद्रशाह को दिया जाता है और ये है जो मुगलों के अधीन हो जाता है एक तरह से। अब गोंडवाना जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता था, जैसे हाथियों के लिए, सिक्कों के लिए, है ना, या हाथियों के लिए, बहुमूल्य सिक्कों के लिए ये प्रसिद्ध था। इसी के लिए मुगल साम्राज्य का जो है मुगल आक्रमण हुआ था इसके ऊपर। मराठों ने, चंदेलों ने फिर उस बाद में इस पे आक्रमण करते रहे, इनसे जो है इनका संघर्ष चलता रहा। तो आपको कुल मिलाकर के इसमें देखो याद रखने लायक क्या क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूं। ये प्रश्न आ सकता है कि रानी दुर्गावती पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको बताना है रानी दुर्गावती सालवाहन की पुत्री थी जो महोबा के चंदेल शासक थे, याद रखना। उनकी शादी गोंडवाना के शासक दलपत से हुई थी जो कि संग्राम शाह का पुत्र था। संग्राम शाह की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल आक्रमण होता है गोंडवाना पर। दुर्गावती वीर थी, उसने अपने छोटे पुत्र, अल्पवयस्क था, 5 साल का था वो, वीर नारायण, उसकी संरक्षिका प्रतिनिधि के रूप में युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। और अगर इसके प्रशासन के रूप में आए तो प्रशासन में इसके पहला जो बोर्ड वर्क है उस नोट्स को आपको काम में लेना है। तो देखिए गोंडवाना जो है वो
नर्मदा नदी के दक्षिण में एक बहुत बड़ा साम्राज्य थी जनजाति, लेकिन अपना साम्राज्य विस्तार किया और एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। बाद में इन्होंने राजपूत राजाओं में अपनी शादियां की और रिश्तेदारी कायम की। धीरे धीरे ये शासक वर्ग में शामिल हो गए और विभिन्न उपाधियों द्वारा स्वयं को इन्होंने शासक वर्ग घोषित कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, गौंड की तरह ही हम समझेंगे अहोम साम्राज्य कैसा था, नजदीक से एक नजर।